तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा पॉलिटी मेंस का क्लास नंबर 8 है और आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक भारतीय संविधान के मूल लक्षण यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले अगर हम लोग 7 क्लास की बात करें तो हम लोग संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, इसके अलावा हम लोग प्रस्तावना, इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो मूल लक्षण है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका जनहित याचिका की जो संकल्पना है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा के बारे में जानेंगे। तो आने वाले 2 क्लास में, क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 में हम लोग भारतीय संविधान का जो विशेषता है इसको हम लोग समझ जाएंगे। उसके बाद फिर उसके 2 क्लास के बाद फिर हम लोग जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में 2 क्लास में हम लोग प्रस्तावना वाले टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे थे हम लोग। अब उसके आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। प्रस्तावना का जो है विशेषता, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान। इस संविधान की प्रमुख विशेषता की बात करें तो इस प्रकार से है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग जानेंगे। आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सुन लीजिए हल्का सा, कि हम सभी को पता है कि भारत में संविधान सभा का जो गठन है इसका विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता जो है M.N. रॉय, इसके द्वारा रखा गया था। उसके बाद 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग करने के बाद सन 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कर दी। उसके बाद नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव जो है वो सन 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कि जो नेहरू जी, जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण की मांग की थी, उसी को जो है ब्रिटिश सरकार मानकर 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भेजती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स साहब, और इन्हीं के द्वारा संविधान निर्माण हेतु भेजा गया था क्रिप्स मिशन को भारत में, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। और लीग के द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो बोलती थी कि हम लोग को 2 जो है अलग अलग डोमिनियन, 2 अलग अलग राज्य दे दिया जाए, स्वायत्त राज्य। और जो क्रिप्स मिशन आया था वो दोनों के लिए संयुक्त रूप से संविधान बनाने की बात कर रहा था। इस कारण से मुस्लिम लीग जो है वो क्रिप्स मिशन का विरोध कर देती है। उसके बाद हम सभी को पता है कि आपका क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 ईस्वी में ही फिर आपका कैबिनेट मिशन आता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके और सदस्य होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स और आपका A.B. अलेक्जेंडर। इनको भारत भेजा जाता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि संविधान सभा का गठन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है वो, कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है वो यहाँ पे संविधान सभा का टोटल संख्या जो है 389 रखा गया था, जिसमें से बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत है वहाँ से 296 सीट, देशी रियासतों का 93 सीट, इस सबको बांटा गया था। फिर धीरे धीरे जो है वो अपना संविधान सभा स्टार्ट होता है 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहला बैठक होता है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर 13 दिसंबर को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाद में ही आपका प्रस्तावना बन जाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आपका संविधान सभा जो है वो कई सारे काम कर रही थी। एक तरफ तो संविधान सभा के द्वारा हमारे भारत का संविधान भी बनाना था, और दूसरा तरफ जो है हमारा जो संविधान सभा है एक तरह से वो विधायिका का भी भूमिका निभा रही थी, क्योंकि वो कानून बना रही थी। इसके अलावा हम सभी को पता है कि संविधान सभा के द्वारा ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद मई 1949 में आपका राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई, यानी कि कॉमनवेल्थ में भारत जो है उसमें सदस्यता लिया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को एक्सेप्ट किया। फिर आपका 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को भी एक्सेप्ट किया। फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया। ये सभी हम लोग देखे थे, आपका संविधान सभा का काम था। फिर हम लोग पता था कि संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए कई सारी समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी बड़ी समितियाँ और 13 छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया गया था।
जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जिसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो वह है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जिसके अगर हम लोग इस सदस्यों की बात करें, जिसके हेड थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके अलावा और भी सदस्य थे जैसे कि आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके अलावा फिर एन माधवराव थे। बाद में ये जब मर जाते हैं तो फिर बी एल मित्र इनकी जगह लेते हैं। उसके बाद टी टी कृष्णाचारी भी है, जब इनकी भी मृत्यु हो जाती है तो मतलब सॉरी टी टी कृष्णाचारी आते हैं क्योंकि डी पी खतान की मृत्यु हो जाती है इस कारण से, ठीक है ना। और बी एल मित्र जब त्याग पत्र देता है तब एन माधवराव आता है, ठीक है ना, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर हम सभी को पता है कि संविधान सभा का 3 गो वाचन हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा वाचन होता है। इस तरह से फिर आपका जो है संविधान बनकर रेडी हो जाता है, फिर वही संविधान हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो जो है वो आपको डिटेल्स नहीं है, मतलब एक ओवरव्यू दे दिया गया कि संविधान कैसे बना कैसे नहीं बना, वो आपका किस तरह से संविधान आपके सामने अस्तित्व में आया है, यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझा दी गई है। क्लियर। अब देखिए इसके आगे की जो चर्चा हम लोग करते हैं, तो इसके आगे जो है बताया जा रहा है कि ये जो संविधान बन के तैयार हो गया है, अब इस संविधान में क्या विशेषता है क्या नहीं है, सो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर यानी कि ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। तो हमारे देश का संविधान कौन बनाया है, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। और उस संविधान सभा में टोटल शुरू में स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, बाद में देश के विभाजन के बाद मात्र 299 सदस्य रह गए हैं। तो उन 299 सदस्यों के द्वारा ही संविधान का जो है वो निर्माण किया गया था, जिनमें से सबसे हेड जो है वो प्रारूप समिति ही था और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो एक तरह से माना जाता है कि संविधान निर्माता अम्बेडकर जी को ही माना जाता है। तो उस समय जो संविधान निर्माता थे यानी कि संविधान सभा के सदस्य, उन लोग हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थिति, उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किए। और भारत के संविधान की अपनी एक विशेषता यानी कि अपना एक यूनिकनेस है, सभी से अलग है, जो उसे विश्व की यानी संविधानों से अलग करती है। सिंपल सी बात है, भारत जो है वो बहुत ही यूनिक है भारत का संविधान, इसलिए इसको जो है ना अन्य देशों के संविधान से इसको बहुत अलग बनाता है। क्लियर। आगे देख लीजिए, यद्यपि इसमें विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है, तथापि इसमें भारतीय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ अन्य संविधानों के लक्षणों का समावेश भी किया गया है। हम लोग ये बात नकार नहीं रहे कि हम लोग का जो संविधान है इसमें विश्व से कई सारी बातों को इसमें लिया गया है, लेकिन उनको एज इट इज लागू नहीं किया गया है, उसको अपने भारत की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसको देखकर उसको लागू किया गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे देश से संविधान को उठाए, वहाँ का जो प्रावधान था उसको उठाए, अपने देश में एज इट इज लागू नहीं कर लिए। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को, जो जो अच्छा गुण था, श्रेष्ठ गुण था, उन सभी को समाहित किया गया है। तथापि इसमें भारतीय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी किया गया है। तो भारत की जो भी परिस्थिति थी उन सभी परिस्थितियों के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, और उन आवश्यक परिवर्तनों के साथ अन्य संविधान के लक्षणों का भी यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आपको भारतीय संविधान का जो प्रमुख विशेषता वाला जो पॉइंट था, तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके आगे की चर्चा हम लोग कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका क्या कथन है वो देख लीजिए। ये बोलते हैं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता और इसमें शांति काल, एक युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। कहने मतलब क्या है कि भारतीय संविधान जो है बहुत ही व्यवहारिक है, एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी एकदम पूरा सैद्धांतिक बात नहीं किया गया है। भारतीय संविधान बहुत ही व्यवहारिक है और इसमें परिवर्तन की क्षमता भी है, मतलब इसमें चेंजिंग हो सकता है। और इसमें शांति काल एवं युद्ध काल में, तो इसमें जब शांति काल आएगा और जब युद्ध काल होगा तो उसमें देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। जब आपका अभी बताया जाता है कि हम लोग का देश विकेंद्रीकरण पे काम कर रहा है, उसकी व्यवस्था पे, कभी कभी जब हमारे यहाँ शांति काल और युद्ध काल जैसी या फिर आपातकाल जैसी स्थिति आती है, तो ऐसे में ये आपका मतलब केंद्रीकृत हो जाती है, देश की एकता को बनाए रखने का भी ये सामर्थ्य रखती है, एकजुट हो जाती है। ये सभी हम लोग देखते हैं ना। तो इस तरह से ये बाबा साहब का यहाँ पे कोटेशन था। इसके बाद देख लीजिए आप
अब हम लोग जो संविधान में अलग अलग जो विशेषता है 8-10 10-12 उन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता है आपका कि ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। यानी कैसा है ये, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पे आधारित ये संविधान है। हम लोग का जो संविधान है वो आपका लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। ये क्या है क्या नहीं इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग का जो भारतीय मतलब ये हम लोग का जो संविधान है इसका निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस कारण से ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। आगे देख लीजिए, इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्राप्त की गई है। तो इस संविधान के द्वारा जो अंतिम शक्ति है वो अंतिम शक्ति ले दे के जनता को ही दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो प्रस्तावना में भी ये बात बोला गया है, क्या बात बोला गया उसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में सुन लीजिए क्या है सो। जब हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो बोला जाता है कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये बात बोला गया है कि ये जो संविधान है ये भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को बनाया गया है। इस संविधान को स्वीकार भी भारत के लोगों द्वारा किया गया है और ये भारत के लोग स्वयं को अर्पित है ये संविधान, और ये अपने ऊपर लागू भी करते हैं। और ये भारतीय संविधान भारतीय जनता को ही समर्पित है। कहने का मतलब है ये खुद ही बनाए हैं, खुद ही इसको लागू किए हैं, खुद ही इसको स्वयं ही इसको अर्पित किए हैं, खुद के ऊपर लागू भी किए हैं और खुद जो है वो ये संविधान जनता के प्रति ही समर्पित है। तो ये बात बताया गया है। तो इस आधार पे आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो भारतीय संविधान है ये आपका लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। क्लियर, यानी कि भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। और संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। कब, तो 14 ये क्या बोलते हैं इसको 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर, आगे देखिए, इस प्रकार भारत का संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 की तरह बाहरी शक्ति की कृति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। सिंपल सी बात है। हम लोग जानते हैं कि 1935 का जो अधिनियम आया था उसका अधिकांश उसका जो प्रावधान है वो हम लोग एज इट इज भारतीय संविधान में हम लोग शामिल कर लिए थे। बताया जाता है, एक आलोचना भी किया जाता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में तो 250 अनुच्छेद आप केवल 1935 के अधिनियम से ही 1935 का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम उससे ही इसमें शामिल कर लिए हैं। लेकिन पहली बात, उसमें हम लोग एज इट इज शामिल नहीं किए हैं, उसको हम लोग अपने भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको परिवर्तन करके उसको इसमें शामिल किए हैं। और जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम था वो आपका बाहरी शक्ति की कृति थी, बाहरी शक्ति की देन थी। वो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पर लागू किया गया था। लेकिन ये हम लोग का जो संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसको उसी के द्वारा अधिनियमित किया गया है और भारतीय जनता के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया है। क्लियर, इस लाइन को याद रखिएगा। दूसरा विशेषता इसका हो जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्लियर, तो ये हमारा जो भारतीय जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किस रूप में है वो देखिए, तो बोला जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रॉड है इसका सेंस, बहुत ही व्यापक संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल थी। तो बताया जाता है जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें आपका 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात, यानी कि बार बार अगेन एंड अगेन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन हुए जा रहे हैं। और उन सभी संवैधानिक संशोधनों के पश्चात इसमें अभी वर्तमान में 395 आर्टिकल है और लगभग 12 इसमें अनुसूचियाँ आ गई है। और ये 395 आर्टिकल है, इसमें कई सारे क्लॉजेस को जोड़ दिया गया है। अगर उन सभी क्लॉजेस को भी हम लोग जोड़ दें, मतलब ऐड करके बोले, तो लगभग ये 450 से भी ज़्यादा इसमें अनुच्छेद आर्टिकल हो जाएंगे। क्लियर, आगे देख लीजिए। तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल और 12 अनुच्छेद ये अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में। अब मौलिक रूप से 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी।
वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पे केवल 7 गो आर्टिकल है। वहीं कनाडा के संविधान की बात करें तो वहाँ पे 147 आर्टिकल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात की जाए तो वहाँ पे 128 आर्टिकल है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 153 आर्टिकल है। और अगर स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बात करें तो वहाँ पे 123 आर्टिकल है। तो इन सभी के तुलना में देखा जाए तो इनका दोगुना है भारत का संविधान में आर्टिकल की संख्या। क्लियर। यद्यपि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान से काफ़ी बड़ा है। इसका प्रमुख कारण है कि इसमें विभिन्न शक्तियों एवं प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से उनके कार्यों एवं प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जो अन्य देशों के संविधान में नहीं मिलता है। पहला पॉइंट कि हम लोग का जो संविधान है अन्य देशों के संविधान के तुलना में दोगुना है लगभग यहाँ पे आर्टिकल्स की संख्या। ये इतना ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि भारत के संविधान में जो अलग अलग जो शक्ति है उन शक्तियों का और उन प्राधिकरणों का और उनके कार्यों का, उनके प्रक्रिया का, इन सभी के बारे में डिटेल से वर्णन है। जबकि उन देशों में इन सभी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, डिटेल से नहीं लिखा हुआ है। वो कैसे काम करेगा, उनका प्रक्रिया क्या होगा, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, ये सभी के बारे में वहाँ पे डिटेल से नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इन सभी को जो है वो आपका डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा संविधान हो जाता है भारत का संविधान। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं, बताया जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। और मूल संविधान में हम लोग जो है वो 395 अनुच्छेद और 8 गो अनुसूची थी और 22 गो भाग था। अभी भी 22 गो भाग है, अभी नहीं, अभी लगभग 22 गो, क्या अभी भी लगभग मान लीजिए 22 गो भाग है। लेकिन इसको फिर से हम लोग 4 गो अतिरिक्त हम लोग जोड़ दिए, जैसे कि भाग 4 का, फिर आपका भाग 14 का, फिर भाग 9 का, फिर भाग 9 का, फिर आपका जोड़ दिए हम लोग भाग 7 में भी हम लोग खा और खा को जोड़ दिए हैं। इस तरह से करते करते आपका लगभग ये 25 अनुच्छेद मतलब ये भाग हो चुका है। लेकिन मूल रूप से आपका अभी भी देखा जाए तो ये 22 गो भाग है, उसी का आपका सब क्लॉजेस के रूप में और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग करते हैं। फिर देखिए बताया जाता है कि इस व्यापक एवं विस्तृत होने के प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, इनको भी शामिल किया था। मतलब कि कुछ बोलते हैं ना कि विशेष राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन सभी के कारण जो है वो आपका संविधान का जो है लेंथ बढ़ गया है। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, ये आपका निर्मित संविधान है, यानी कि इस संविधान का निर्माण किया गया है। कैसे निर्माण किया गया वो देख लीजिए। बताया जाता है कि भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो आपका लिखित रिटेन में है और ये आपका निर्माण किया गया है इस संविधान का। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है और ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर ये बनी है। तो संविधान सभा में जो भी चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे, उन सभी प्रतिनिधियों के द्वारा यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है। क्लियर, आगे देख लीजिए। संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श के बाद और गहन वाद विवाद के बाद लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में जाकर इस संविधान को तैयार किए हैं, इस संविधान का निर्माण किए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब बताया जाता है कि इस संविधान को निर्माण करने में लगभग 60 देशों से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप में लगभग 114 दिनों तक इस पर विचार विमर्श किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा का 3 बार वाचन हुआ। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में ही, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। उसके बाद तीसरे वाचन के जो है अंतिम दिन में ही इसको अंगीकृत कर भी लिया गया था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो आपका 24 जनवरी 1950 था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यहाँ तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित नहीं है। देखिए ब्रिटेन में कैसा संविधान है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, रिटेन फॉर्मेट में नहीं है। तो भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित यानी कि आपका अलिखित नहीं है, बल्कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा इत्यादि इन सभी के संघीय संविधानों की तरह लिखित और निर्मित संविधान है। तो भारत का संविधान लिखा हुआ है कि लिखित है कि नहीं है, तो लिखित संविधान है। क्या ब्रिटेन का संविधान लिखित है, तो नहीं है। कहाँ कहाँ का है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा का, वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ संविधान है। क्लियर, यहाँ तक
ये 3 जो है लाइन आपको समझ में आना चाहिए, 3 पॉइंट क्या है क्या नहीं सो। इसके अलावा एक पॉइंट और देख लीजिए, वो क्या कहता है सो। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज, इन सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। बोला जाता है कि यहाँ पे हम लोग का जो संविधान है, यहाँ पे क्या है, हम लोग का संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन है यहाँ की विशेषता। ये हम लोग का संविधान लोकतंत्रात्मक है, हम लोग का संविधान गणतंत्र है। ये सभी हम लोग का संविधान में विशेषता है। अब एक एक करके समझिए। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये संविधान में ये बात बतलाया गया है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक फैसले और अपने बाह्य फैसले इनको लेने में वो पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। और इस अर्थ में प्रभुत्व संपन्न देश है, मतलब प्रभुत्व संपन्न देश है इस कारण से, क्योंकि भारत अपने आंतरिक और अपने बाह्य डिसीजन खुद ले सकता है इस कारण से। आगे देख लीजिए। देश की प्रभुसत्ता जनता में ही निहित है। तो देश की जो प्रभुसत्ता किसमें है, जनता में ही निहित है। और शासन जनता के द्वारा एवं जनता के लिए चलाया जाता है, अतः लोकतांत्रिक पद्धति को भी अपनाया गया है। मतलब कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो अब्राहम लिंकन का बहुत ही अच्छा कोटेशन है, जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा, यानी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, विथ द पीपुल, इसके द्वारा। तो यही आपका लोकतंत्र है। तो ये जो जनता है, जनता ही अपने शासक का चुनाव करती है और वही शासक जो है वो जनता के ऊपर शासन करता है। तो ये आपका एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति को भी यहाँ पे दिखलाता है। क्लियर। तो भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसके अलावा लोकतंत्र भी है। उसके अलावा यहाँ पे गणराज्य भी है या फिर गणतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि भारत गणतंत्र है या फिर गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वो भी एक निश्चित अवधि के लिए उनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट। तो बोला जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो हम लोग का संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है वो समझिए। भारत में इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। तो इंग्लैंड में जो आपका वेस्टमिंस्टर प्रणाली थी उसी को ही अपनाई गई है, और इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है, परंतु उनकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की होती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है, मतलब कि ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन जो आपका संघवाद का है, फेडरलिज्म यानी कि संघात्मक व्यवस्था है, वो आपका कनाडा से लिया गया है। संघात्मक मतलब सिंपल से याद रख लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक स्तरों पे हमारे देश के शासन होगा, केंद्र भी है, राज्य भी है, स्थानीय स्तर पर भी शासन हो रहा है, यही आपका संघवाद है। और आपका संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपका इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन की जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है वहाँ से इसको अपनाया गया है। और इस प्रणाली में बोला जाता है कि जो आपका कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के प्रति क्या होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी हेड ऑफ द स्टेट है, वो उसका जो पद है वो आपका गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है। तो बोला गया है कि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है यानी कि राष्ट्रपति जी का जो पद है वो देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का ही होता है, परंतु उनकी जो है स्थिति वो संवैधानिक प्रधान की होती है। हम लोग का ये भी बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का जो है वो आपका प्रधान होता है, यानी कि वो संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं होता है। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो बोला जा रहा है कि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है, परंतु उनकी जो स्थिति है वो आपका संवैधानिक प्रधान की होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो आपका मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल के पास होती है, और मंत्रिमंडल का जो हेड है वो आपका पीएम साहब होते हैं, यानी कि वास्तविक शक्ति पीएम साहब के पास है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि संसद का विश्वास समाप्त हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस मोशन, जब ये पेश नहीं कर पाती, इसको जब आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा संसद में, तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वहीं पे जो है वो बर्खास्त हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आपका प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा तो आपका मंत्रिमंडल पूरा बिखर जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इस संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनाया गया है। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, यानी कि आपका जो दो गो हेड होगा, एक कार्यपालिका का वास्तविक हेड होगा और एक कार्यपालिका का संवैधानिक हेड होगा। कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होगा उसके पास सारी शक्तियाँ होंगी, और एक आपका नाम मात्र का हेड होगा जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाएगा, जो कि संवैधानिक प्रमुख होगा। और इस व्यवस्था को हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और साथ ही साथ जो आपका विधायिका है, सॉरी जो आपका कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही आपका क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है या फिर संसदीय व्यवस्था है। और इसी संसदीय व्यवस्था को केंद्र में अपनाया गया है, और केंद्र के साथ साथ इसको जो है वो राज्यों में भी अपनाया गया है। कहने का मतलब राज्य में भी आपका क्या होगा, जो विधायिका है, मतलब सॉरी जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यहाँ पे भी राज्यों में बताया जाता है कि जो राज्यपाल है यानी गवर्नर जो है, वो आपका क्या होते हैं, तो किसी भी राज्यों के हेड होते हैं राज्य के, लेकिन वास्तविक हेड जो है कार्यपालिका के, वो आपके हो जाएंगे मुख्यमंत्री साहब यानी सीएम साहब। यानी कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और जो है उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर, तो ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए 6 नंबर पॉइंट, तो बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पे समावेशन है। ठीक है, तो क्या बोला गया वो देख लीजिए। बोला जाता है कि मानवोचित जीवन तथा व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए थे। ठीक है, क्या बोला गया है कि मानवोचित जीवन मतलब कि एक गरिमामय तरीके से जीवन जीने के लिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए भारत के संविधान निर्माता ने देश के नागरिकों को स्टार्टिंग में 7 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए थे। किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1978 में, इसके बाद एक संविधान संशोधन को मतलब एक संविधान संशोधन होने के बाद मतलब ये संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 में होने के बाद जो आपका एक मौलिक अधिकार था जिसको बोलते संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300 क्लॉज ए के तहत। और अब आपका मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो आपका कितना रह गया, 6 रह गया है। तो ये आपको बताया गया संविधान में चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। जैसे आपका संविधान में अगर हम लोग देखिए अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 21, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है ना, ये है आपका 22 से 24, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28, फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये है 29 और 30, फिर आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 और 32। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देख लीजिए बताया जा रहा है कि ये सभी अधिकार बाध्य योग्य है, यानी कि एकदम मैंडेटरी है, ये मौलिक अधिकार मिलेगा ही मिलेगा आपको। और इनका हनन होने पर नागरिक जो है वो न्यायालय में भी जा सकता है और न्यायालय में जाके न्यायालय का शरण भी ले सकता है। ये अधिकार विधानमंडल एवं कार्यपालिका की शक्तियों को भी सीमित करता है, यानी कि विधानमंडल और जो आपका कार्यपालिका है, मतलब विधानमंडल देखिए समझिए केंद्र में संसद और आपका राज्य विधानमंडल, ये जो है विधायिका और जो आपका कार्यपालिका है सेंटर में है और जो यहाँ पे है, ये ऐसा मनमाने तरीके से कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन करे, यानी कि ये इनकी शक्तियों को भी सीमित करती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आप अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आपका आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका मौलिक अधिकारों को हनन के वजह से आपको रिट जो है वो जारी कर सकता है। 5 तरह का रिट होता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में ही, उसके द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का भी यहाँ पे निर्धारण किया गया था, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ही 10 मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जो है वो ऐड किया गया था। और इसमें अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो बहुत सारे हैं, 11 ठो बाद में हो गए हैं, पहले 10 वो था, बाद में फिर एक और ऐड हो गया है, वो 86वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से नहीं, 11वां संविधान संशोधन, अच्छा 10 वो स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11 हो गए हैं। 11वां आपका कब हुआ था वो याद कर लीजिएगा। और बाकी बात ये भी याद रखिएगा कि
ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ये आया था। यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो संविधान का पालन करना, भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करना, बंधुत्व का भाव बढ़ाना या उनका रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सभी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसको भी याद रख लीजिएगा। बताया जाता है कि भारत में जो आपका मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसे जो है भारतीय परिस्थिति के अनुरूप बनाया गया है, जो इस अन्य देशों के संविधान से अलग है। तो भारत में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बट उसको एज इट इज़ लागू नहीं किया गया है। इसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको चेंजिंग किया गया है, देन उसको लागू किया गया है। ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, आपका 7वां नंबर पॉइंट वो है आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये देख लीजिए। तो बोला जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 4 में यहाँ पे डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। और हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो आपका भाग 3 में है, 12 से 35 तक है ये, और भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। और 51 का में आपका मौलिक कर्तव्यों की जिक्र की गई है, जो कि भाग 4A हो गया। फिर बताया जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय एवं समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। यानी कि जब आपको सामाजिक आर्थिक विकास करना है सरकार को, या फिर न्याय करना है, या फिर समता के उद्देश्यों को जब भी सामने लाता है कौन, तो ये सब, तो जब भी आपको सामाजिक आर्थिक विकास करना, न्याय करना है, समता देना है, तो उसको देने के लिए आप डीपीएसपी में जो भी निर्देश दिए गए हैं आप उनको फॉलो कीजिए और आप ये काम कीजिए। मतलब कि एक तरह से डीपीएसपी जो है वो आपका सरकार को एक तरह से गाइडलाइन जारी करता है कि अगर आप कोई भी नियम बनाइए, कोई भी कानून बनाइए, उस कानून में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाइएगा। और इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, बोला जाता है कि जो आपका डीपीएसपी में जो भी प्रावधान किया गया है वो राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार उसको धीरे धीरे फुलफिल करेगा। ये नहीं कि आप उसको जो है मतलब कि लागू करवाने के लिए कोर्ट कचहरी चले गए। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट कचहरी जा सकते हो, लेकिन आप डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हो। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके आगे देख लीजिए, बोला जाता है कि ये वाद योग्य नहीं, आर्टिकल 37 भी बोलता है कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश है जिनकी उपेक्षा किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। तो सिंपल सी बात बोली जाती है कि जो आपका डीपीएसपी है ये सरकार के लिए एक सकारात्मक निर्देश है, और सरकार जिसकी उपेक्षा सरकार के लिए संभव नहीं है, इसकी उपेक्षा भी सरकार नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार जो है वो समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो है वो डीपीएसपी में दिए गए प्रावधानों को फुलफिल करने का प्रयास करेगा। और डीपीएसपी को फुलफिल करने से आपका लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। एक दो गो यहाँ पे केस है उसको भी जिक्र कर दीजिएगा। तो देखिए, मिनवा मिल्स मामला जो था 1980 में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संतुलन पर ही रखी गई है। तो मिनवा मिल्स मामले में बोला कि भारतीय संविधान का जो नींव है वो आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स पर ही टिका हुआ है। फिर BR अम्बेडकर यानी कि आपका भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। तो जो आपका डीपीएसपी है वो भारतीय संविधान की एक आपका अनूठी विशेषता है, एकदम यूनिकनेस है एक तरह से ये देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर पॉइंट की, वो है आपका समाजवादी राज्य, क्योंकि हम लोग का जो है वो आपका समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। तो बोला जा रहा है, देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, इसमें फिर आपका हमारे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पहले यहाँ पे समाजवादी नहीं था, मतलब जोड़ा नहीं गया था, लेकिन समाजवादी तो था ही ना भैया। तो बोला जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है, और मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि संविधान निर्माता भावी पीढ़ियों पर किसी विचारधारा को आरोपित नहीं करना चाहते थे। तो बताया जाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो आने वाली पीढ़ियों पर, भावी पीढ़ियों पर किसी भी तरह का कोई भी विचारधारा, आइडियोलॉजी को आरोपित मतलब थोपना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोग समाजवादी शब्द को ऐड नहीं किए थे। लेकिन समाजवादी के लक्षण हमारे संविधान में तो था ही थोड़ा बहुत, कि कहीं ना कहीं देखा गया तो इसी के आधार पर बताया जाता है कि समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, क्लियर। आगे देख लीजिए,
हालांकि संविधान में आरंभ से ही विभिन्न उपबंधों में अगर देखा जाए तो आपका समतावादी समाज का लक्ष्य देखने को मिलता है, वो अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 14, 15, फिर आर्टिकल 17, 18, 29, 38A, 39, इन सभी में अगर बात कीजिएगा तो आपका समतावादी समाज का लक्षण जो है वहाँ आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद बताया जाता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कई प्रावधान किए। देखिए, राज्य का जो डीपीएसपी है इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो राज्य के समाजवादी या फिर समतावादी स्वरूप को बतलाता है, जैसे कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, संपत्तियों का समान रूप से जो है पुनर्वितरण, ये सभी की बात की जाती है। यानी कि आपका मौलिक अधिकारों में बताया ना अभी आपका आर्टिकल 14, 15, फिर आपका 17, 18, फिर आपका 29, 30, फिर आपका डीपीएसपी में आर्टिकल जैसे कि आपका 38 है, फिर 39A है, फिर आपका 40 है, इन सभी के कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन सभी के आधार पर जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत में भी कई सारे समाजवादी या फिर समाजवादी स्वरूप को ऐड किया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इस सभी को याद कर लीजिएगा। जब आप ये डीपीएसपी में जो आर्टिकल को याद कीजिएगा तो उसी में आपका मिल जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, संपत्तियों का समान रूप से वितरण, ये सभी वहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर लीजिएगा। मतलब आप केवल आप आर्टिकल याद रख लीजिए, आर्टिकल में क्या है प्रावधान आप पता होगा तो लिख लीजिएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि आपका ये जो हम लोग का जो संविधान है वो आपका पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो बताया जाता है इसको भी कि हमारा जो संविधान था वो पहले पंथ निरपेक्ष इसमें ऐड नहीं किया हुआ था प्रस्तावना में। फिर हम लोग यहाँ पे भी देखें कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ तो आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। तो बताया जाता है कि धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। तो अगर जब भी धर्म का मामला आता है, धार्मिक मामला में जो राज्य है वो अपना एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है, और इसमें वो नहीं बोलता है कि वो किसी भी धर्म की तरफ नहीं झुकता है, या ना तो किसी धर्म विशेष को राजधर्म मानता है और ना ही किसी विशेष समुदाय को धार्मिक प्रश्रय देता है। तो ना ही किसी धर्म का यहाँ पे मतलब राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है हमारे देश का। यहाँ पे धर्म के मामले में बहुत ही तटस्थ है और इसका अपना कोई धर्म नहीं है, और ये किसी भी धर्म को जो है वो विशेष किसी भी धर्म को जो है वो किसी धर्म विशेष को राजधर्म नहीं मानता है, और ना ही किसी विशेष समुदाय को विशेष जो है वो धार्मिक प्रश्रय देता है, कुछ भी नहीं, सबको एक समान ट्रीट करता है। इसके बाद देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों में एक दिया हुआ है कि धर्म के जो है क्षेत्र में सभी नागरिकों को जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। जैसे कि आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक बोला गया है धर्म की स्वतंत्रता, है ना। फिर देखिए, इसी में बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने या उसका पालन करे। तो किसी भी धर्म को आप मानिए, उसका पालन कीजिए, उसके अनुसार चलिए, उसकी जो है वो आप प्रचार प्रसार कीजिए, वो सभी आपका स्वतंत्रता दी गई है संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि धर्म के आधार पे राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो बताया जाता है कि धर्म के आधार पे राज्य जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका आर्टिकल 15 में ही ये बात बोला गया है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। आर्टिकल 15 में बोला गया है ना आपका कि जो है राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इन सभी के आधार पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। आगे देख लीजिए, संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जैसा कि हम लोग को पता है, किंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको बाद में फिर जोड़ दिया गया था। आगे देख लीजिए, इसके आगे की चर्चा बताई जा रही है कि श्री वेंकट रमन के शब्दों में पंथ निरपेक्ष राज्य ना धार्मिक और ना अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है, बस धार्मिक कार्यों एवं सिद्धांतों में सर्वथा पृथक है। तो श्री वेंकट रमन जी कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य ना धार्मिक और ना अधार्मिक है, मतलब राज्य जो है वो धार्मिक भी नहीं है और राज्य ऐसा नहीं कि वो अधार्मिक भी है। ठीक है, तो राज्य ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, ना ही राज्य धर्म का विरोधी है, वो बस धार्मिक कार्यों और जो सिद्धांतों में वो सर्वथा पृथक है। मतलब धार्मिक कार्य और जो सिद्धांत है उनमें वो अलग है। राज्य को कभी भी धर्म से जोड़ा नहीं जाएगा, दोनों में अलगाव रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये किनका कहना है, तो ये श्री वेंकट रमन साहब जी का कहना था ऐसा, इसको भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि हालांकि संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन राज्य लोकहित में देश की एकता एवं अखंडता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी करने का अधिकार दिया गया है, सब कुछ करने का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। समझे? मतलब क्या, आपको बहुत कुछ करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको जो मन में आए सब कुछ करने लग जाए, वो गलत बात है ना। आपको अब अगर सपोज कीजिए आपको आजीविका चलाने के लिए किसी भी तरह का रोजगार करने का अधिकार है, और अब आप क्या कीजिएगा, बम बनाने लगिएगा, स्मगलिंग करने लगिएगा, तो ये फिर गलत है, आपको रोका जाएगा ना। तो आपको रोका जा रहा है और सही काम के लिए रोका जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। युक्तियुक्त प्रतिबंध को हम लोग बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो बताया जा रहा है कि संविधान में आपका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य जो है वो आपका लोकहित के मामलों में, या कभी कभी देश की एकता के मामलों में, अखंडता के मामलों में, इन सभी के आधार पे आपके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्लियर? तब आप नहीं बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर भेदभाव किया जा रहा है या ऐसा या वैसा, कुछ भी बात नहीं बोल सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक की बातें। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग और देखेंगे। थोड़ा सा और यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि हम लोग का संविधान जो है यहाँ पे विभिन्न स्रोतों के द्वारा इसको यहाँ पे ग्रहित किया गया, यानी एडोप्टेड बाय वेरियस सोर्सेज। बताया जाता है कि संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है आपका आंतरिक स्रोत, एक है आपका बाह्य स्रोत। ठीक है ना। जैसे कि बताया जाता है कि आपका संविधान का अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अधिगृहित किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं न्यायपालिका का, अध्यादेश का, कैग का, लोक सेवा आयोग का, आपात उपबंध का, प्रशासनिक विवरण का, इन सभी का जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक स्रोत। इसके अलावा बहुत सारा जो है संविधान निर्माण में अनेक देशों के जो है वो उपादान यानी कि फैक्टर्स भी ग्रहण किए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रोत। इसमें आपका देखेंगे तो आपका 10 देशों से लिया गया है, जैसे कि आपका ब्रिटेन से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी में वाइमर ये है संविधान, वहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR से लिया गया है, रसिया से। तो अलग अलग जगहों से जो है वो अलग अलग यहाँ पे लिया गया है। क्या बोले हैं? तो हमारा जो संविधान है इसमें आंतरिक स्रोत भी है, बाह्य स्रोत भी है, तो दोनों स्रोतों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। आंतरिक स्रोत केवल आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, जबकि बाह्य स्रोत आपका 10 गो देश है। 10 देशों में किस देश से क्या लिया गया है, आप उन सभी चीज़ों को एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो एकदम कम से कम 15 से 20 गो कीवर्ड याद रखिएगा, 15 को कम से कम याद रहना चाहिए। जैसे अगर हम बता देखें करके कि नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, ये पहला विशेषता। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है, ये दूसरा विशेषता। पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो ये तीसरा विशेषता। आपात उपबंध है, तो ये चौथा विशेषता। स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था की गई है, पांचवा है। छठा है त्रिस्तरीय शासन, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। फिर आपका सातवां है आपका नीति निर्देशक तत्व। आठवां है आपका मौलिक अधिकार। नौवां है मूल कर्तव्य। 10वां है आपका संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। 11वां की बात करें तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। 12वां की बात करें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। 13वां की बात करें तो आपका अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। फिर आपका 14 नंबर पॉइंट की बात करें तो ये आपका विश्व का सबसे लंबा संविधान है। 15 नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका ये एकात्मक संविधान है। फिर यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट की बात करें तो एकात्मक और संघात्मक तत्वों का जो है मिश्रण है, दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सभी आपको याद रखना है। तो इस तरह से 15 को 10 से मतलब 12, 14, 15 जितना कीवर्ड हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, आप उसको तैयार रखिएगा और इसके आधार पर आप आंसर लिखिएगा तो वो भी बहुत ही बढ़िया आंसर लिखाएगा आपसे भी, वो ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये सभी जो है पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और इसके आधार पे हम लोग भारतीय संविधान को जो है वो क्या इसका विशेषता है वो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो लाइन है मतलब ये सभी जितना पॉइंट है आपको हम समझा पाने में सक्षम रहे हैं
और आप इसको समझ गए होंगे। क्लियर, यहाँ तक की बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी आपके लिए। तो ये आपका जो है संविधान का प्रमुख विशेषता यानी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का ये आज हम लोग का पहला पार्ट है। और एक इसका एक और पार्ट आएगा क्लास नंबर 9 में, और उसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, डी एंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।